मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही लोगों के लिए मॉरल ट्रेजेक्ट्री यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान जहां एक ओर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वहीं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को नागरिकों के हितों के लिए मिलजुल कर काम करने की शक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम यह संविधान प्रदान करता है, जिसे सभी संस्थाएं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर वह काम कर सकें। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का यह एक रोड मैप है। अध्यक्ष महोदय, और साथ ही यह भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का रोड मैप है। भारत को पुनः एक आदर्श राष्ट्र बनाने का भी अध्यक्ष महोदय रोड मैप है, और यह रोड मैप है विकास का, रोड मैप है समता का, रोड मैप है न्याय का, रोड मैप है स्वतंत्रता का, बंधुता का, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का। यह रोड मैप है नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने का। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान इसी सामूहिक प्रयास और समझ का नतीजा। हमारे संविधान के लिखे जाने से 6 साल पहले यानी 1944 में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट नाम के दस्तावेज में कई बड़े नेताओं ने संविधान के बारे में अपने विचार दिए थे। इसमें सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इस बात का उल्लेख एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट श्री अर्घसेन गुप्ता ने भी किया है। अध्यक्ष महोदय, उस दस्तावेज में प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का भी अधिकार दिया गया था। सरकार को रिलीजन के आधार पर भेदभाव करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था।
सार्वजनिक अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों को रिलीजियस एजुकेशन देने की मनाही थी और यह भी स्पष्ट किया गया था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी वह सेकुलर होगा। और यह बात वे लोग कह रहे थे जिन्हें हमारे सामने बैठे कुछ लोगों के दल कांग्रेस के लोग कम्युनल कहा करते थे। यह बात उन लोगों ने कही थी। अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेहद प्रभावित थे। और अगर हम संविधान सभा की बहस को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए और अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत संघ यानी स्ट्रांग यूनियन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वकालत भी की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को अध्यक्ष महोदय प्राथमिकता दी गई है, मगर इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सभ्यता में राज्य की अवधारणा नाइट वॉचमैन स्टेट की थी। नाइट वॉचमैन स्टेट का कंसेप्ट विश्व प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि सरकार का दायित्व लोगों की सुरक्षा प्रदान करने तक ही यह सीमित रहे। किंतु हमारे देश में राजधर्म की बात की गई है। अध्यक्षों, महाभारत के शांति पर्व में राजा को सिर्फ राजधर्म लागू करने की शक्ति दी गई है, पर वह राजा राजधर्म का स्रोत नहीं माना गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ राजा भी राजधर्म से बंधा हुआ है। उसकी शक्तियां लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के रक्षा के लिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के जरिए नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी यह प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान नागरिकों के समग्र विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटाने तथा समुचित विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। संविधान के भाग 4 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से यही भावना निकलकर सामने आती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गर्व है, गर्व नहीं बल्कि मुझे गौरव की अनुभूति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ यह काम कर रही है। हमारी सरकार भारत के संविधान में निहित धर्म और भावना दोनों के अनुरूप काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है। हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, समावेशी है, परिवर्तनकारी है। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का ब्लूप्रिंट दिया है जिसमें हर प्रकार से समाज में समरसता हो, सद्भाव हो और साथ ही समृद्धि भी हो। अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, यह है हमारा संदेश। जहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके, देश का और वह देश का राष्ट्रपति भी बन सके। संविधान क्रियान्वयन के कुछ वर्षों बाद ही संविधान की मूल भावना को ताक पर रख दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारी सरकार ने संविधान के मूल्यों को खुले और सच्चे मन से स्वीकार किया है। मुझे खुशी है
कि हमारी सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों को पारित किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों और विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को समुचित विकास, उनके समुचित विकास को अपना यह लक्ष्य बनाया है। रिफॉर्म, परफॉर्म और अध्यक्ष महोदय ट्रांसफॉर्म के हमारे संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से अपना पक्का मकान मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। हर घर में शौचालय बन रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप विमेन डेवलपमेंट के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पास किया है और इससे राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तथा उनका सशक्तिकरण भी यह सुनिश्चित होगा। इसी सोच के तहत अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए साल 2019 में संविधान संशोधन किया गया है। इसके लिए हमने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का अवसर प्रदान किया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए। अध्यक्ष महोदय, समग्र और समावेशी विकास के ये सभी काम हमारे संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों के यह जीवंत रूप हैं। हमारी सरकार ने न सिर्फ संविधान के मूल्यों को केंद्र में रखकर काम किया है, बल्कि संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में बखूबी हमारी सरकार ने लागू किया है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था। संसद के कानून भी पूरी तरह लागू नहीं होते थे। हमने वहां भी संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाया है अध्यक्ष, और आज पूरा देश उस निर्णय का सकारात्मक परिणाम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा है। हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, रिकॉर्ड मतदान हुआ है अध्यक्ष महोदय, लंबे समय बाद हुआ है। एक भी हिंसा की घटनाएं मतदान के दौरान नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की जनता का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने हमें भारतीयता से पुनः परिचित कराया है। हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना का यह संदेश दिया है। जैसे हमारे संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें भगवान श्री राम, मां सीता जी और प्रभु लक्ष्मण जी की तस्वीर भी अंकित है। अध्यक्ष महोदय, संविधान की मूल प्रति के मुख पृष्ठ पर अजंता गुफाओं की पेंटिंग्स की छाप मिलती है और अध्यक्ष महोदय, साथ ही कमल का फूल भी अंकित है। वह कमल का फूल यह दर्शाता है कि सदियों की गुलामी के दलदल से बाहर आकर अब एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य का उदय हो चुका है। हमारा संविधान और उसमें उकेरी गई आकृतियां हमारी सर्वोत्तम विरासत, समृद्ध इतिहास और महान परंपरा की यह वाहक है। इसी परंपरा को हम विकास भी, विरासत भी की भावना के साथ तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी जानते हैं, भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लोकतंत्र की महानता के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था
and I quote, "There was a time when India was studded with republics, and even where there were monarchies, they were either elected or limited. They were never absolute. It is not that Indians did not know parliament or parliamentary procedure." A study of the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there were parliaments for the Sanghas, but they knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times. अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी ही महान परंपरा का हिस्सा है और यह हम सभी के लिए गौरव और यह स्वाभिमान की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान अथक परिश्रम और विचार विमर्श का यह परिणाम है। इसके निर्माण में शामिल सभी महानुभाव महान देशभक्त, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, स्वामी अयंगर, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो मैं बोल रहा हूं वो सच्चाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने हमारे संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। H.B. कामत, P.S. देशमुख, R.K. सिरवा, शिवबनलाल सक्सेना, ठाकुरदास भार्गव, K.T. शाह और हृदयनाथ कुंजरू आदि जैसी महान विभूतियों ने अपने अनुभव और ज्ञान से हमारे संविधान को समृद्ध किया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार B.N. राव और इसके मुख्य मसौदाकार S.N. मुखर्जी अपने असाधारण योगदान के लिए आज भी याद किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अमूमन जब भी संविधान की बात की जाती है तो हम फाउंडिंग फादर्स की बात तो करते हैं, लेकिन फाउंडिंग मदर्स की बात नहीं करते। लेकिन आज मैं भारतीय गणतंत्र की उन फाउंडिंग मदर्स को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिनका संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जितना कि हमारे फाउंडिंग फादर्स का रहा है। यहां मैं एक ऐसी पुस्तक का उल्लेख करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो संविधान सभा की उन महिला सदस्यों की भूमिका का वर्णन करती है जिनके योगदान का इतिहास द्वारा उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक पुस्तक का नाम है फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक यह किताब संविधान की महिला सदस्यों का जीवन चित्रण करते हुए संविधान के निर्माण में उनके योगदान पर विस्तृत प्रकाश डालती है। जब 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर अध्यक्ष महोदय जनप्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तो उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वालों में 11 महिलाएं भी शामिल थी। उनके नामों का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा और मैं मानता हूं कि उल्लेख करना इस संसद के समक्ष आवश्यक भी है। जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधन, हंस मेहता, रेणुका रे, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कुरैशिया, एजाज रसूल, कमला चौधरी और एनी मैस्करीन। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इस सदन और देश के द्वारा अपनी संविधान सभा की महान महिलाओं को हर्ष ध्वनि के साथ उनकी सामूहिक सराहना की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान भारत और भारतीयता के मूल विचार की यह उपज है। भारतीय संविधान निर्माण और लोकतंत्र के वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना और एक अनूठा अनुभव भी है। अध्यक्ष महोदय, जब अन्य एशियाई और अफ्रीकी देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे तो उनका संविधान कॉलोनियल रूलर्स का एक पार्टिंग गिफ्ट था। इसके विपरीत भारतीयों ने अपना संविधान अपने लिए खुद रचा है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, कई पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज और उनके संविधान ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए, लेकिन भारतीय संविधान तमाम ऑनस्लॉट्स और चैलेंजेस के बावजूद
बिना अपनी मूल भावना को खोए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इसकी बड़ी वजह है भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, न्यायविधि और संविधान के प्रति आदर और सम्मान का भाव। और आज जब हम संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर संविधान की भावना की रक्षा सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की भी मैं सराहना करना चाहता हूं। अध्यक्ष, संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को सहज रूप से हम सब स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कि वे 3 लोग सरकार के सामने नहीं झुके, उन तीनों जजों ने एक तानाशाह सरकार की शक्तियों को संवैधानिक दायरे में बांधने की पूरी कोशिश। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं। यह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं था, यह सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन नहीं था, बल्कि यह संविधान पर हमला था। यह हमारे संविधान को सबवर्ट करने का एक महापाप था। अध्यक्ष महोदय, और मुझे हैरानी होती है कि आज इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौके पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है। लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है अध्यक्ष महोदय, जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर से अन्य संविधान निर्माताओं ने भी यह माना था कि संविधान भविष्य की सभी संभावनाओं को नहीं भांप सकता है। इसलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को उसमें संशोधन करने का भी अधिकार दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक कल्याण था। अध्यक्ष महोदय, लोगों का सशक्तिकरण था। अध्यक्ष महोदय, हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया ताकि भारत की अखंडता सुनिश्चित हो। नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग हमने प्रशस्त किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण भी सामाजिक न्याय की यह भावना से ही प्रेरित था। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, 70 वर्षों से हमारा पुराना टैक्सेशन सिस्टम करोड़ों उद्यमियों के लिए तो एक समस्या था ही, यह देश की एकता में भी बाधक था। हमने जीएसटी कानून बनाया। यह कार्य फेडरलिज्म के संवैधानिक सिद्धांत को कायम रखते हुए सभी को साथ लेकर चलने की
कि हमारे प्रयास को यह दर्शाता है। अब जीएसटी काउंसिल में राज्यों की सहमति से, अध्यक्ष महोदय, जीएसटी काउंसिल में राज्यों की सहमति से टैक्स दरें निर्धारित की जाती हैं। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हुआ है। लोगों का जीवन, अध्यक्ष महोदय, यह आसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत किया है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी स्वीकार किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस कानून की प्रशंसा करते हुए कहा था, द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफ्लेक्ट एंड एम्बॉडी द जीएसटी is to my mind a classical example of the collaborative cooperative federalism. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, the constitution is not just a set of rules, it is the spirit of India seeking its destiny. मुझे कहते हुए हर्ष, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखते हुए संविधान को एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर काम किया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। हमने संविधान को जिया है। हमने सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया, अध्यक्ष, और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़े कष्ट भी हमने उठाए। 2003 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने सुशासन को मजबूत करने के लिए 91वें संशोधन में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था। इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए थे, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिले। अध्यक्ष महोदय, आप आजाद भारत का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि मेरा आरोप है दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्री राजीव गांधी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए, या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। साल 1950 में प्रेस में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की आलोचना हो रही थी। हमारे प्रेस के मित्र भी सुन रहे होंगे। ऐसे में तब की कांग्रेस की सरकार ने आरएसएस के साप्ताहिक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर और मद्रास से निकलने वाली पत्रिका क्रॉस रोड्स को प्रतिबंधित कर दिया था। और इसका विरोध करते हुए ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री के.आर. मलकानी ने लिखा था, I would like to quote, to threaten the liberty of the press, to threaten the liberty of the press for the sole offense of the non-conformity to official view may be a handy tool for tyrants, but only a crippling curtailment of the civil liberty in a free democracy. A government can always learn more bona fide criticism of the independent thinking citizens than the fulsome flattery of the sultans. sultans का मतलब चापलूस होता है। अखिल अध्यक्ष महोदय, मलकानी जी और आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने सेंसरशिप आदेश को रद्द कर दिया और सरकार के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान का राग अलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की जगह मई 1951 में ही संवैधानिक संशोधन करके नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुचल दिया था। देश में पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था, कांग्रेस के पास कोई जनादेश भी नहीं था, लेकिन हड़बड़ी में पहला संविधान संशोधन कर दिया गया।
जिससे आलोचकों को चुप किया जा सके और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा सके। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि संविधान निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर की अग्रणी भूमिका थी, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ बाबा साहब हमेशा लड़ते रहे। जब कांग्रेस सरकार ने 1954 में संविधान में चौथा संशोधन लाकर मौलिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की तो बाबा साहब अंबेडकर ने इसके खिलाफ कहा था। I would like to quote, I am sorry to say that this attitude of treating the fundamental rights with contempt as though they were no consequence, that they could be trodden upon at any time with the convenience of the majority or the wishes of the party chief is an attitude that may easily lead to some dangerous consequences in the future. And I feel very sorry that even a matter of this sort, namely the infringement of or the deviation from fundamental rights, is being treated by the party in power as though it was a matter of no moment at all. Unquote. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की जिस एटीट्यूड की बात बाबा साहब ने की थी, कांग्रेस ने उसी एटीट्यूड को सत्ता में होने के दौरान बार बार दोहराया है। मैं कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कुछ संवैधानिक संशोधनों का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके द्वारा संविधान और उसमें निहित भावना को ही नष्ट करने की कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, साल 1975 में हुए 38वें 38th संविधान संशोधन से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय को नॉन जस्टिशिएबल बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को इम्यूनिटी देना था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। कल्पना कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, एक निंदनीय संशोधन जो अंततः लैप्स हो गया वह था 1976 में किया गया 41वां संविधान संशोधन विधेयक। इस संशोधन का उद्देश्य, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों के लिए आपराधिक जो है मुकदमों से इम्यूनिटी प्रदान करना, चाहे जो भी अपराध किए सब क्षम्य थे। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह था सबसे जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भी अगर एक दिन के लिए भी संवैधानिक पद पर बैठ जाए तो उसके सभी अपराध माफ। कैसे देश माफ कर सकता है? अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग यही नहीं रुका। 28 अगस्त 1976 को 42वां संविधान संशोधन पेश किया गया था जिसमें प्रोविजंस थे कि किसी भी कानून की संवैधानिकता केवल 7 न्यायाधीशों द्वारा ही तय की जा सकती है और किसी भी कानून को केवल 2/3 बहुमत से ही रद्द किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए, क्या यह सब एक तानाशाह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को विकृत करने का यह भरसक प्रयास नहीं था? अध्यक्ष महोदय, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को नकारने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया प्रत्येक संवैधानिक संशोधन यह वैध होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है और संविधान में लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या यह पूरे संविधान को एक तानाशाह के उद्देश्यों की पूर्ति का एक माध्यम मात्र बनाने का यह षड्यंत्र नहीं था? क्या यह सब जनता को फिर से प्रजा बनाने की यह साजिश नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, आज उसी पार्टी के लोग संविधान का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहे हैं। आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जनगणना कराना चाहते, कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए।
ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है, अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो उस पर संसद में चर्चा भी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, देश को गर्व है कि हमारा संविधान आपातकाल और भ्रष्ट सरकारों के सामने भी मजबूती से खड़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में समय के साथ कई संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना आज भी बनी हुई है, ये हमेशा बनी रहेगी। और अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी संविधान के मूल चरित्र को बदलने नहीं देंगे। आप इतिहास देखें, हमने आपातकाल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने के हर प्रयास का मजबूती के साथ विरोध किया था। लाखों की संख्या में संविधान के सिपाहियों ने जेल की यातना झेली है। मैं स्वयं इन यातनाओं का भुक्तभोगी हूं। 18 महीने मैं भी जेल रहा हूं। 2 महीने तक हमने तन्हाई काटी है, सॉलिटरी सेल काटी है। अध्यक्ष महोदय, जेल में रहते हुए मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर मुखाग्नि देने के लिए हमको पैरोल तक नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने कभी संविधान, न संवैधानिक मूल्यों और न संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी के ऊपर रखा। एक डॉक्यूमेंट फैक्ट है कि 1973 में 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करने के फैसले से तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी जी सहमत नहीं, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी जिद, हट और राजनीतिक दंभ के कारण राष्ट्रपति के पद का सम्मान नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान के तथाकथित हितैषी ये भूल जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 50 बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, 100 बात की एक बात, जब भी कांग्रेस नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था, तो उन्होंने सबसे पहले सत्ता को चुना है, संविधान को। मैं यहां पर अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की मैं जरूर यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे कार्यकाल की हैं, जब मैं वहां अध्यक्ष था। 6 दिसंबर 1992 को मैं श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था। दोपहर 11:30 बजे अयोध्या में एक विवादित ढांचा के गुंबद में आंशिक क्षति पहुंचने की जानकारी मिली, और जब 3-4 घंटे के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि वहां ढांचे में भारी तोड़फोड़ हो चुकी है, तो शाम 5 बजे श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अध्यक्ष महोदय, आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस्तीफा दे दिया कल्याण सिंह जी, परंतु सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और कुछ घंटे के बाद बर्खास्तगी का आदेश कर दिया गया। यह संवैधानिक व्यवस्था के दुरुपयोग का पहला उदाहरण मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है। सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ अपने द्वारा अनुभव किए गए कुछ प्रयोग बतलाना चाहता हूं। 22 अक्टूबर 1997 को मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। श्री कल्याण सिंह जी हमारी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। हमने अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने सरकार के बहुमत सिद्ध होने का निर्णय भी सुना दिया था, किंतु फिर भी विपक्षी दल एक झुंड बनाकर, जिसमें हमारे कांग्रेस के मित्र थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल ने यह कह दिया, उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जबकि हम बहुमत सिद्ध कर चुके, अर्थात विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद भी किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और रात में ही कैबिनेट ने बर्खास्तगी का निर्णय लेकर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज। सभापति महोदय, मुझे याद है कि उस समय मेरे साथ रात्रि में 12 बजे वहां चल के हम सभी विधायक अगले दिन राष्ट्रपति भवन के बाहर देश के मीडिया के सामने 240 विधायकों की संख्या के साथ हम वहां पर मौजूद थे।
उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा 425 की होती थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और दलित समाज से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन का, जिन्होंने इस अन्याय को देखते हुए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उस समय कांग्रेस सरकार की कैबिनेट की संस्कृति को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। समाचार पत्रों ने उस समय जो शीर्षक दिया था, राष्ट्रपति महोदय के फैसले के बाद जो शीर्षक दिया था समाचार पत्रों ने अपनी खबरों का, प्रेसिडेंट स्टेप्स इन टू सेव डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट स्टेप्स इन टू सेव डेमोक्रेसी। राष्ट्रपति महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा और यह भी मेरा स्वयं का अनुभव किया हुआ है। 22 फरवरी 1998 देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। अचानक हमारे गठबंधन के कुछ विधायक समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल बगैर सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दिए हमारी सरकार को बर्खास्त करके दूसरे मुख्यमंत्री को शपथ दिला देते हैं। और उससे और उससे अब क्या करें? क्या वो एक डिसिप्लिन सोल्जर और उसमें कांग्रेस में थे और उससे निरंतर उनको बाद में एहसास हुआ होगा कि हमसे हमारी पार्टी ने गलत काम करा दिया, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तब अध्यक्ष महोदय और उससे तुरंत बहुमत साबित करने के लिए भी नहीं कहते। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत के संवैधानिक इतिहास का एक अभूतपूर्व निर्णय दिया कि 24 घंटे में शक्ति परीक्षण होगा और सदन में 2 मुख्यमंत्री रहेंगे। आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा और जो बहुमत पाएगा वही मुख्यमंत्री माना जाएगा। सभापति महोदय, ये दोनों घटनाएं भारत के संवैधानिक इतिहास की यात्रा में एक काला अध्याय जरूर हैं, परंतु संविधान कैसे लोकतंत्र को बचा सकता है उस दृष्टि से ये अंधेरे में प्रकाश स्तंभ की तरह है। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, हम और जदयू चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन थे। इसके बावजूद हमारे पास बहुमत था, परंतु हमें सरकार बनाने नहीं दी जा रही थी। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो पहली बार झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल और तत्कालीन केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन जैसी बात कही थी। यह झारखंड की घटना है जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ, उसके विस्तार में मैं अध्यक्ष महोदय नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संसदीय और संवैधानिक इतिहास में यदि मील के पत्थर गिनाना चाहूं तो 1995 में जब जनेवा में, मैं प्रतिपक्ष का ध्यान विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं, 1995 में जब जनेवा में